डॉक्टर साहब, मुझे ना दूर का देखने में बहुत तकलीफ होती है। ना मैं चश्मा लगाना चाहता हूँ, ना मैं लेंस पहनना चाहता हूँ। लेज़र के ज़रिए कॉर्निया जो पुतली होती है उसका आकार चेंज कर देते हैं परमानेंटली, जिसको हम लेज़र विजन करेक्शन कहते हैं। आमतौर पे उसको लेसिक भी बोला जाता है। तो दर्द बिल्कुल नहीं होता और ये बहुत हद तक बहुत सेफ प्रोसीजर है। लेसिक कराने के बाद आपकी विजन शाम तक, अगर आप दिन में कराते हैं तो शाम तक यू हैव विजन। एंड पिछले 3-4 दिन से मेरी दाईं आंख बहुत ज़्यादा फड़क रही है और साथ में सिर में भी दर्द हो रहा है। फटीग, ओवर यूज, एंग्जाइटी ऑफ दीज आर द रीजन जिससे कि आंख फड़कती है। आंख नॉर्मली फड़कना हम व्यक्ति को कहते हैं कि दे शुड ट्राई टू रिलीव देयर टेंशन। अक्सर काम करने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मेरी आंखें बहुत ही ड्राई और उनमें बहुत ही इरिटेशन सी, खुजली सी महसूस होती है और मैं अपनी आंखों में बहुत ज़्यादा मसलनी शुरू कर देता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? तो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन the phone or you are working on a computer, your eyes are constantly at a strain. When you are working on a computer, you should have it at the same जो height है उसकी same होनी चाहिए आई के साथ. Don't turn the screen to total brightness, and then you should have light in the room. It should not be that you have a dark room where you are working. And follow a simple rule which is called as 20-20-20. क्या डायबिटीज़ की वजह से किसी की आई साइट जा सकती है? डायबिटिक रेटिनोपैथी या डायबिटिक आई डिजीज इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन डेवलप्ड कंट्रीज। डायबिटिक से आपकी आंख की नज़र पूरी तरह से जा सकती है अगर आप। Powered by a CSR initiative by USV, your reliable healthcare partner. Co-powered by Subharti University and New India Assurance. डॉक्टर साहब, मुझे ना दूर का देखने में बहुत तकलीफ होती है। ना मैं चश्मा लगाना चाहता हूँ, ना मैं लेंस पहनना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे प्लीज़ गाइड करें। इनका सवाल है कि ये ना चश्मा लगाना चाहते हैं या ना कॉन्टैक्ट लेंस लगाना चाहते हैं, तो इसका क्या तरीका है। तो कई सालों से ये प्रक्रिया चल रही है जिसके अंदर के हम लेज़र के ज़रिए कॉर्निया जो पुतली होती है उसका आकार चेंज कर देते हैं परमानेंटली, जिसको हम लेज़र विजन करेक्शन कहते हैं। आमतौर पे उसको लेसिक भी बोला जाता है। लेसिक के अंदर कई एडवांसमेंट्स हुई हैं और इसके अंदर जो लेटेस्ट टेक्निक है जिसको हम फ्लैपलेस टेक्निक बोलते हैं, जिसमें कोई ब्लेड नहीं इस्तेमाल होता, फ्लैप नहीं बनता, उसको हम सिल्क प्रोसीजर कहते हैं। तो यदि आप चश्मा नहीं लगाना चाहते, यदि आप कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाना चाहते और परमानेंटली इजाज़त चाहते हैं, चाहे आपका माइनस का नंबर हो, चाहे आपका प्लस का नंबर हो, चाहे आपका सिलेंड्रिकल पावर हो, ये हर प्रकार के नंबर के अंदर कीपिंग सर्टन लिमिटेशंस, ये प्रोसीजर यानी कि लेज़र विजन करेक्शन, लेसिक या उससे आगे जो है सिल्क का प्रोसीजर वो किया जा सकता है और जिससे आपका चश्मा परमानेंटली उतर सकता है। Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. चश्मा हटवाने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि लेसिक करवा लेना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि लेसिक करवाने से काफ़ी दर्द होता है। तो आप ये प्लीज़ बता दीजिए, क्या ये सही है और क्या ये सेफ़ है या नहीं? ये जो इनका सवाल है कि लेसिक करवाने में दर्द होता है, ये बिल्कुल फिक्शनल है या इट इज़ टोटली इनकरेक्ट। जब आपको लेसिक कराना है, ये बेसिकली इट्स अ वॉक इन वॉक आउट सर्जरी, बट इससे पहले काफ़ी टेस्ट करने पड़ते हैं देखने के लिए कि आप लेसिक के लिए आपकी आंख माफिक है कि नहीं है। यदि आपकी आंख माफिक है तो जिस दिन आपका प्रोसीजर होता है पहले आई को क्लीन किया जाता है, उसके बाद उसमें एनेस्थेटिक ड्रॉप्स डाले जाते हैं। तो टॉपिकल एनेस्थेटिक ड्रॉप्स, कोई इंजेक्शन नहीं लगता, आपको बेहोश नहीं किया जाता, केवल टॉपिकल यानी कि ड्रॉप्स के ज़रिए आंख को सुन्न कर दिया जाता है। तो कोई भी आपको दर्द की महसूस या दर्द नहीं होता जब ये प्रोसीजर होता है। और आप प्रोसीजर जो है वो नॉर्मली 8-10 मिनट का प्रोसीजर होता है। आप दोनों आंख को हम टुगेदर करते हैं और वो दोनों आंख करने के बाद आप ये प्रोसीजर करने के बाद यू कैन जस्ट वॉक आउट ऑफ दी OR। तो दर्द बिल्कुल नहीं होता और ये बहुत हद तक बहुत सेफ प्रोसीजर है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जरीज ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी।
कोई मेडिकल रन आउट नहीं, बस पाएं पूरा कवरेज। पेश है न्यू इंडिया एश्योरेंस युवा भारत स्वास्थ्य बीमा योजना। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। लेसिक कराने के बाद आंखें कब तक ठीक हो जाती हैं और मैं अपना नॉर्मल काम, ऑफिस का काम कब तक शुरू कर सकती हूँ? नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये लेसिक के बारे में है। तो लेसिक कराने के बाद आपकी विजन शाम तक, अगर आप दिन में कराते हैं तो शाम तक यू हैव विजन, एंड नेक्स्ट डे दैट मीन्स दैट मे बी within 24 hours 95 to 99% of the vision is got. आपका अगर चश्मे का जो भी नंबर है, नॉर्मली हम लेसिक की प्रक्रिया जो है वो 8 से 10 नंबर माइनस तक करते हैं। उससे ऊपर के लिए देर आर सर्टन अदर टेक्निक्स दैट वी डू, बट नेक्स्ट डे यू विल हैव गुड वर्केबल विजन, सो यू कैन रिज्यूम योर एक्टिविटीज़ द नेक्स्ट डे। कुछ एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं, मना करते हैं, जैसे स्विमिंग, direct splashing of tap water, and kajal mascara for girls, that we say that you should not do for about 2 weeks. But apart from that, almost all the exercises, gym जाना है आपने, कंप्यूटर देखना है, पिक्चर देखनी है, बाहर जाना है, जो कुछ भी है आप सब कुछ कर सकते हैं, and you are able to actually see life without the use of glasses the next day onwards. मेरी आँखों का पावर -6.5 है, क्या मैं लेसिक करवा सकता हूँ? कौन लोग लेसिक करवा सकते हैं और क्या लेसिक करवाने के बाद आंखों की रोशनी एकदम ठीक हो जाएगी? देखिए, लेसिक जो प्रोसीजर है वो सामने जो कॉर्निया, जो ट्रांसपेरेंट विंडो होती है, उसका कर्वेचर चेंज करता है। यदि आपका कॉर्निया मायोपिक है, जो माइनस का नंबर लगाते हैं, तो आपका कॉर्निया ज़्यादा कर्व्ड होता है, तो उसको हम कुछ टिश्यू को रिमूव करते हैं, जिससे कि कॉर्निया को हम फ्लैटन कर देते हैं। फ्लैटन करने का मतलब उसकी पावर कम हो गई। अगर आपका प्लस का नंबर है तो हम कॉर्निया को पैरासेंट्रल एरिया से बर्न करते हैं और वो उसको हम स्टीपन कर देते हैं। तो स्टीप करने से हम प्लस का नंबर उतार सकते हैं, और जिनका सिलिंड्रिकल पावर है उसका हम एलिप्टिकल एब्लेशन करते हैं, जिसमें कि एक एक्सिस दूसरे एक्सिस से फ़र्क होता है। तो ये तीनों नंबर उतरते हैं। अब क्वेश्चन ये रहा कि कौन लेसिक करा सकता है। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपकी पावर स्टेबल होनी चाहिए। यदि आपकी पावर स्टेबल नहीं है तो हम जो है ट्रीटमेंट वो आज की तारीख में जो आपकी पावर है उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो अगर आप 16 साल से 15 साल, 14 साल, 13 साल के हैं, जबकि नंबर ज़्यादा से कई बार तेज़ी से बढ़ता है, तो आपका नंबर अगर चेंज हो रहा है तो लेसिक का काम जो है अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर पावर के बेसिस पे ट्रीट किया है और आपका पावर स्टेबल नहीं है। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट योर पावर शुड बी स्टेबल एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड जो चीज़ है वो ये है कि योर कॉर्निया और योर आई हैज़ टू बी सूटेबल फॉर डूइंग द लेज़र विजन करेक्शन। उसके लिए हम कुछ प्री लेसिक टेस्ट करते हैं। तो ये जो टेस्ट होते हैं इसमें हम कॉर्निया की थिकनेस, कॉर्निया का कर्वेचर, पूरा नंबर आपका डायलेट करके नंबर देखते हैं दवा डाल के, और पर्दे की जांच करते हैं, और रेस्ट ऑफ द आई में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है उसको देखते हैं। तो दूसरी ये चीज़ हो गई कि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन पे यू हैव टू बी सूटेबल बेसिस द कॉर्नियल कर्वेचर, थिकनेस एट्सेट्रा, एंड नो अदर एबनॉर्मलिटी इन द आई, और इफ देयर इज समथिंग एल्स दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड फर्स्ट। तो नंबर स्टेबल हो गया। नॉर्मली स्टेबल कब होता है? लड़कियों में 18-19 साल के करीब स्टेबल हो जाता है, लड़कों में 20 से 21 साल पे स्टेबल हो जाता है। तो आपकी एज नॉर्मली आप ये लेके चलिए 20-21 साल से ऊपर है। लोग ये भी पूछते हैं कि अपर एज क्या है? अपर एज कुछ नहीं है। 70-80 साल के पेशेंट का भी लेज़र किया जा सकता है चश्मा उतारने के बाद। किसी को कैटरेक्ट सर्जरी के बाद नंबर आ गया या कॉर्नियल ग्राफ्ट के बाद नंबर रह गया, तो उसका भी हम लेज़र से उसका नंबर उतार सकते हैं। एज, पेशेंट की जो पावर है वो स्टेबल होनी चाहिए, और तीसरी जो बात है पैरामीटर्स जो हैं उसके कॉर्निया वगैरह के वो ठीक ठाक होने चाहिए। ड्राई आई नहीं होनी चाहिए, कोई और एलर्जीज़ वगैरह हैं तो उसको हम पहले ट्रीट करते हैं। सो दीज आर दी कपल ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो you have to see that the diabetes is under control before you do that particular procedure. So these are couple of the things which are seen beforehand before we do the LASIK, and -6 is a good number to treat.
We do not treat by LASIK. There is something called as lens replacement, lens addition surgery, जिसको फेकिक लेंस कहते हैं. अगर -8 या 10 से ऊपर नंबर हो तो आँख में जैसे कॉन्टैक्ट लेंस आप ऊपर लगाते हैं उसकी जगह आँख के अंदर ही हम एक लेंस परमानेंटली फिट कर देते हैं. और नंबर अगर 18, 20, 22, 25 हो तो दोनों टेक्निक्स को कंबाइन किया जा सकता है, जिसको हम बायोप्टिक्स बोलते हैं. यानी कि लेसिक या सिल्क हमने किया, साथ में ICL या इम्प्लांटेबल लेंस किया, दोनों टेक्निक्स को करके. तो हाईएस्ट नंबर दैट आई हैव बीन पर्सनली आई हैव रिमूव्ड इज -28. So you can go ahead and do that. हम लोग हमेशा सुनते आए कि अगर आँख में कोई दिक्कत हो तो पानी का छिट्टा मार लो, लेकिन मैं 1-1.5 साल से नोटिस कर रहा हूँ कि अगर मैं पानी का छिट्टा मारता हूँ आँख में तो मेरी आँख हल्की सी लाल हो जाती है तुरंत और बहुत सेंसिटिव हो जाती है. मतलब इतनी सेंसिटिव कि फिर मुझे हवा भी आँख में चुभती हुई लगती है. तो आई ड्रॉप भी ट्राई करा लेकिन उससे टेम्परेरी फ़ायदा मिला, कुछ खास फ़ायदा मिला नहीं. तो अब इसमें क्या करें? देखिए, ये प्रथा चल रही है, आँख को छींटे मार दीजिए. आँख के अंदर कोई कीटाणु इन्फेक्शन वगैरह हो तो उसको हम वॉश वगैरह कर लेते हैं. बट नॉर्मली आई स्पेशलिस्ट वी डू नॉट इनकरेज कि आप आई को टैप वाटर से उसको करें, बिकॉज एज यू नो वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द टैप वाटर के भाई क्या है. तो दूसरी बात ये होती है कि जो आँख के आंसू होते हैं उसकी ऑस्मोलैरिटी और जो पानी है नलके का उसकी ऑस्मोलैरिटी में फ़र्क होता है. तो हम टीयर की ऑस्मोलैरिटी को ऑल्टर कर रहे हैं, विच इज़ नॉट द करेक्ट थिंग. नॉर्मली अगर कुछ हो तो हम आजकल आर्टिफिशियल टीयर्स जो होते हैं जो ऑफ द काउंटर मिल जाते हैं उसका सेवन बोलते हैं कि आप उसको कर लीजिए. अगर आप बार बार छींटे मार रहे हैं तो इसका क्या संदेश है? इसका ये एक्चुअल मीनिंग हो सकता है कि आपको शायद ड्राई आई है. You are not able to manufacture, your eyes are having deficiency of tears because they are having this. Therefore when you get up in the morning or otherwise if you have dry eye or scratchy eyes and you feel कि भाई आपको आँख खोलने में दिक्कत है तो maybe you need to go to an eye specialist and you need to get yourself checked for the onset of dry eyes, or you have to also see कि आपको कोई allergies वगैरह तो नहीं है. तो आँख में नलके के पानी का छींटे मारना हम उसको नहीं कहते. अगर साफ़ पानी है तो भी आप देख सकते हैं, मगर जैसे मैंने बोला ऑस्मोलैरिटी जो है वो डिफरेंट होती है. और जो टीयर्स नॉर्मल इंसान के बनते हैं या जो आर्टिफिशियल टीयर्स हम देते हैं वो आँख को जो कॉर्निया वगैरह है उसको स्वच्छ रखता है और उसको वो तरलता देता है. एंड दैट इज़ समथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड रादर देन जस्ट टैप वाटर स्प्लैशिंग. पिछले 3-4 दिन से मेरी दाईं आँख बहुत ज़्यादा फड़क रही है और साथ में सिर में भी दर्द हो रहा है. मुझे ये जानना है कि मेरी आँख फड़क क्यों रही है और इसे ठीक कैसे किया जाए. देखिए, आँख फड़कना जो है ज़्यादातर एंग्जाइटी के साथ रिलेटेड होता है. इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ टेंशन या यू हैव एंग्जाइटी, एग्ज़ाम से पहले हो गया या कोई वर्क रिलेटेड दिक्कत है या कोई वैसे प्रॉब्लम है तो ये एसेंशियल ब्लेफरोस्पैज़म उसको आँख फड़कने लग पड़ती है. आँख नॉर्मली फड़कना हम व्यक्ति को कहते हैं कि दे शुड ट्राई टू रिलीव देयर टेंशन, मेडिटेट करें. और कई बार आँख फड़कने के लिए कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. अगर कोई और है, जैसे ओल्ड एज में पार्किंसोनिज्म हो गया या अल्जाइमर्स हो गया, उसमें व्यक्ति को आँख फड़क सकती है. देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज एसेंशियल ब्लेफरोस्पैज़म. न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिसमें आँख फड़कती है. मगर यंग पर्सन में फटीग, overuse, anxiety of the eyes, these are the reasons, and dryness of the eyes, these are the reasons जिससे कि आँख फड़कती है. नॉर्मली जैसे मैंने बोला, मेडिटेट, ट्राई टू रिलीव योर एंग्जाइटी. और साथ में हम कई बार B1, B6, B12, न्यूरोबाइन वगैरह ऐसे व्यक्ति को हम टैबलेट्स वगैरह दे देते हैं. और अगर ज़्यादा एंग्जाइटी है तो वी कैन गिव सम एंग्जियोलिटिक टैबलेट्स टू बी टेकन एट द एंड ऑफ द डे. मेरी एक बड़ी मम्मी है, कुछ समय से उनको धुंधला दिख रहा था तो दिखाया डॉक्टर को, पता चला कि उनको मोतियाबिंद है. फिर उसके बाद कहा गया कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा. ऑपरेशन के नाम से वो डर गई हैं. तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि सिर्फ दवाई से उनका इलाज हो सके? ये देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज की तारीख में साइंस जहाँ खड़ा हुआ है वहाँ पे कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतिया जो इन्होंने बोला है उसका कोई दवाई दारू से इलाज नहीं है. उसका एक ही इलाज है और वो है सर्जिकल इंटरवेंशन.
आज की तारीख में जो सर्जिकल इंटरवेंशन है वो भी, जैसे मैंने लेसिक या सिल्क के बारे में बोला, टॉपिकल एनेस्थीसिया यानी कि लोकल ड्रॉप से हो जाता है। कोई इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, व्यक्ति को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट अगेन इज़ अ वॉक इन वॉकआउट सर्जरी। वो लेज़र के ज़रिए, फेम्टोसेकंड लेज़र जैसे होता है, वो मोस्ट एडवांस टेक्निक है जो कि रोबोटिक या सेमी रोबोटिक सर्जरी कह सकते हैं, जो कि ब्लेडलेस प्रोसीजर है। तो सर्जरी से पहले हम आई को डायलेट, प्यूपिल जो है उसको डायलेट करते हैं। जो लेंस होता है, जो नॉर्मल लेंस होता है व्यक्ति का, वो ओपेक हो जाता है, यानी कि क्रिस्टलाइन लेंस आँख में होता है। जैसे कैमरा में फोकसिंग का लेंस होता है, वो नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है। इट ब्रिंग्स द लाइट ऑन टू फोकस ऑन टू द रेटिना। बट एजिंग के साथ, विच इज़ द कॉमनेस्ट रीज़न, चोट लगने से भी हो सकता है, डायबिटीज़ में भी हो सकता है, थायराइड में भी, वो अलग चीज़ें हैं। बट जो लेंस होता है वो जब ओपेक हो जाता है तो उसको ओपेक होने से हम रोक नहीं सकते हैं। जैसे लोगों के बाल सफ़ेद होते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। जो जैसे प्रोटीन्स लेंस में होती हैं वो डी नेचर हो जाती हैं। तो जब वो प्रोटीन्स डी नेचर हो जाती हैं तो उसको हमको लेंस को निकालना पड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में। एक बहुत महीन इंसीजन, 2-3 मिलीमीटर की इंसीजन से, जो कि लेज़र से बनती है, उसके ज़रिए हम कैटरैक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करके उसको सक कर लेते हैं। और सेम जगह पे हम एक नया आर्टिफिशियल कृत्रिम लेंस डाल देते हैं, जिसको हम इंट्राओकुलर लेंस कहते हैं। तो इससे व्यक्ति का कई बार जो पुराना नंबर होता है वो भी उतर जाता है। नए लेंसेज आ गए हैं, ट्राईफोकल लेंसेज वगैरह, जिसमें नज़दीक, दूर और इंटरमीडिएट तीनों डिस्टेंसेस कवर हो जाते हैं। तो इट्स अ वेरी पेनलेस प्रोसीजर। सर्जरी की बात कोई नहीं है, भर्ती वर्ती नहीं होता ना चाहिए, डे केयर सर्जरी होती है। एंड द पेशेंट कम्स इन एंड गोज़ आउट। And again, in cataract surgery, you can resume your normal activities within 1 or 2 days. So डरने की कोई बात नहीं है। Unfortunately, हमारी साइंस में कोई ऐसी दवा नहीं है जो मैं आपको बता सकूं कि आपकी नानी के लिए या जो भी आपने मदर के लिए बोला था, उनको हम ये दवाई दे दें और जिससे कि उनका मोतिया बनना रुक जाए या रिवर्स हो जाए। अक्सर काम करने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मेरी आंखें बहुत ही ड्राई और उनमें बहुत ही इरिटेशन सी, खुजली सी महसूस होती है। और मैं अपनी आंखों में बहुत ज़्यादा मसलनी शुरू कर देता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसे बैठे हुए हैं उससे लगता है कि ही वर्क्स अ लॉट ऑन कंप्यूटर्स, बिकॉज आगे पीछे सब जगह कंप्यूटर हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। आज की तारीख में हम फ़ोन्स में या कंप्यूटर पे रह गए हैं, एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ नहीं है, बाहर का काम नहीं है। तो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन the phone or you're working on a computer, your eyes are constantly at a strain because you reading or whatever it is, and then you do a semi blink. Normally there is, जब आपका टीयर ब्रेकअप होता है तो आप ऐसे ब्लिंक करते हैं जिससे कि आई जो है उसके टीयर्स जो हैं वो रीसर्फेस कर लेते हैं। मगर ये सेमी ब्लिंक होता है, आधा अधूरा होता है। उसके करके एक तो आपका आई के मसल स्ट्रेन पे है और दूसरा आपको ड्राइनेस हो रही है क्योंकि टीयर इवेपोरेट कर रहे हैं और आप वो जो टीयर्स हैं उससे रीसर्फेस नहीं कर रहे हैं। लुब्रिकेशन चाहिए आई को, कॉर्निया को, वो नहीं हो रही है। तो इसलिए बाय द एंड ऑफ द डे आप लोग भी जो कंप्यूटर वगैरह पे काम करते हैं, यू एंड अप विद ड्राई स्क्रैची आईज, आंख लाल हो जाती है, दिक्कत है या कोई वैसे प्रॉब्लम है, हेडेक वगैरह हो सकती है। तो इसके लिए सिंपल चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर यू शुड हैव इट एट द सेम हाइट, सेम जो हाइट है उसकी सेम होनी चाहिए आई के साथ। आपका डिस्टेंस काफ़ी होना चाहिए। डोंट टर्न द स्क्रीन टू टोटल ब्राइटनेस and then you should have light in the room. It should not be that you have a dark room where you are working, and follow a simple rule which is called as 20-20-20. 20-20-20 का क्या मतलब है? हर 20 मिनट के बाद 20 फुट की दूरी पे देखिए और 20 बार झपकी लीजिए और 20 सेकंड आराम कीजिए। सो दैट विल हेल्प यू रीसर्फेस द टीयर्स और द आई। और ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी आंख जो है वो बेसिकली डिस्टेंस के लिए बनी हुई है, नज़दीक के लिए नहीं बनी। अगर आप ओवर यूज़ करते रहेंगे तो आपको स्ट्रेन हर हालत में होगा। तो यू हैव टू यूज़ दिस। और जैसे मैंने पहले कहा, आजकल पोल्यूशन, कंप्यूटर विजन, इससे ड्राइनेस काफ़ी बढ़ रही है, तो आर्टिफिशियल टीयर्स का हम यूज़ अक्सर करते हैं। मेरा लेंस लगाने का बहुत मन करता है, बट बचपन से एक मिथ सुना है लेंस को लेके कि अगर कभी गलती से रात में लेंस लगा छूट गया और हम उसे नहीं हटा पाए तो सुबह तक वो आँखों में डाइल्यूट हो जाएगा और वो निकलेगा नहीं और उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो क्या ये सच है? जो इन्होंने सवाल पूछा वो बिल्कुल सही है। यू शुड नॉट स्लीप विद योर कॉन्टैक्ट लेंसेज ऑन। आप कोई भी कॉन्टैक्ट लेंस आँख पे लगाते हैं तो
आँख का जो सामने का कॉर्निया है उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ से आती है? उसकी ऑक्सीजन सप्लाई एटमॉस्फेयर से टीयर्स के थ्रू आती है। कॉन्टैक्ट लेंस आपने कॉर्निया के ऊपर लगा दिया तो टीयर्स उसके नीचे वो शिफ्ट नहीं हो सकते, यानी कि टीयर एक्सचेंज जो है वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए कभी भी कॉन्टैक्ट लेंस आप लगाएं, या रात को जैसे व्यक्ति सोता है तो उस समय भी आंखें बंद होती हैं, तो हर व्यक्ति के कॉर्निया को ऑक्सीजन की कमी होती है रात को, उससे कॉर्निया स्वेल करता है। और उस पर अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंस भी लगाया हो और रात को सोए हैं तो वो स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी, जिसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। तो एनी कॉन्टैक्ट लेंस एंड क्लोज्ड आई सिचुएशन गिव्स राइज टू हाइपोक्सिक इंसल्ट टू द कॉर्निया। तो कॉन्टैक्ट लेंस अक्सर चिपक जाता है, आपको डिस्चार्ज हो सकता है और इससे इन्फेक्शन का डर बढ़ जाता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस अगर आपने लॉन्ग टर्म यूज़ किया हो तो उसके आसपास बायोफिल्म बन जाती है जिसमें बैक्टीरिया स्टिक कर जाते हैं और कॉर्नियल अल्सर होने का डर होता है। तो यदि आपको कॉन्टैक्ट लेंस लगा के सोना ही है, जो गलत है नॉर्मली, तो स्पेशल टाइप ऑफ लेंसेज आते हैं जिसको हम एक्सटेंडेड वियर लेंसेज कहते हैं, जिसमें वाटर कंटेंट बहुत हाई होता है और ऑक्सीजन परमिएबिलिटी इज़ वेरी वेरी हाई। So that is the only thing that you can use, otherwise you should not sleep with your contact lenses on. मैं 9 से 10 घंटे सिस्टम पे बैठ के काम करता हूँ और घर जाके फ़ोन भी चला लेता हूँ, तो मेरी आंखों में थोड़ा सा दर्द होता है, तो पानी भी आता है कभी कभी। और मुझे इस चीज़ के लिए कौन सा चश्मा यूज़ करना चाहिए, आप मेरे को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ 20-20 रूल, आर्टिफिशियल टीयर्स। और अगर आपने चश्मा यूज़ करना है तो या तो स्क्रीन के आगे आप प्रोटेक्टिव कोटिंग लगा लें, या आप जो चश्मा लगा रहे हैं उसमें ब्लू कट कहते हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट को कट करता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, 0 पावर का। बट द एडवांटेज मे और मे नॉट बी वेरी सिग्निफिकेंट, बट गिविंग रेस्ट इन बिटवीन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फॉलोइंग 20-20 रूल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड यूजिंग लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स इज़ अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे आँखों के सफ़ेद हिस्से में एक ब्लैक स्पॉट जैसा डेवलप हुआ है, एक तिल जैसा, तो क्या ये नॉर्मल है या कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? ये जैसे सवाल पूछ रहे हैं, यदि आप इनके देखिए ठोड़ी पे भी एक तिल है, तो जो आँख में भी वैसे उसको नीवस कहते हैं, पिगमेंट होता है। ये पिगमेंट है दैट कैन, जहाँ से ब्लड वेसल्स परफोरेट करती है वहाँ पिगमेंट छूट जाता है, तो उसको हम नीवस कहते हैं। तो ये नॉर्मली बिनाइन सिचुएशन होती है। अगर इसके अंदर प्रोग्रेस हो रहा है, यानी कि वो बढ़ रहा है साइज़ में, या कलर चेंज कर रहा है, या अल्सरेशन हो रही है, या कभी ब्लीड कर रहा है, तो वो संकेत हो सकता है कि फ्रॉम अ बिनाइन मोल इट इज़ टर्निंग malignant. So that is something which is very important. Normally you don't need to care about it, but in case you have any of these things happening, तो यू नीड टू मीट एन आई स्पेशलिस्ट। और नॉर्मली हम इसकी रिसेक्शन कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि बढ़ रहा है, आप आई स्पेशलिस्ट पे जाके उसकी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, या आजकल सबके पास फ़ोन होते हैं, पास से आप अपनी फ़ोटो लेके उसको आँख की, उसको एक्चुअली यू कैन सी ओवर टाइम कि वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग ओवर टाइम और नॉट। और अगर ये इंक्रीज़ कर रहा है तो यू मस्ट गो एंड कंसल्ट एन आई स्पेशलिस्ट, एंड वी विल डू एन एक्सीजन, उसको निकाल के, उसको बायोप्सी, एक्सीजन बायोप्सी कहते हैं, उसको हिस्टोलॉजी करके, क्योंकि दिस कैन टर्न कैंसरस। Though very rare, but you should not neglect it, because if it turns cancerous, then you may even lose eyesight and it can spread within the eye. तो by far benign condition, कोई घबराने की बात नहीं है। बट अगर ये बढ़ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, अल्सरेट हो रहा है, तो प्लीज़ यू मस्ट गो एंड सी एन आई स्पेशलिस्ट। अभी हाल ही में मुझे अपना चश्मा बदलवाना था, तो मुझे पता चला कि उन्होंने बताया कि मेरा पावर 0.25% कम हो गया है, और उन्होंने ये भी कहा कि अब वो कभी बढ़ेगा नहीं, या तो वो स्टेबल रहेगा या वो कम होगा। तो क्या ऐसा सच में है? देखिए, नॉर्मली आँख जो ग्रो करती है वो स्पेसिफिकली जब आप टीन एज में पहुंचते हैं, तो उस टाइम जैसे बच्चा ग्रो करता है, हाइट गेन करता है, तो उस टाइम आई की लेंथ भी आई बॉल की लेंथ भी बढ़ सकती है, और उस समय आपका नंबर मायोपिया का जो है वो इंक्रीज़ कर सकता है। टिपिकली मायोपिया का नंबर डिक्रीज़ नहीं करता, बट आमतौर पे जो होता है, जो इन्होंने बोला 0.25 कम हुआ है, वो
इट इज़ जस्ट एन ऑब्जर्वेशनल चेंज। आप कहीं पे गए, बैठे हुए हैं, बोर्ड जो पढ़ने का स्लेंडर चार्ट है उसमें आपने डिस्टेंस कम है या कुछ है, लाइट इल्यूमिनेशन कम है, तो यू माइट हैव फेल्ट बेटर विद अ 0.25 नंबर। 0.25 इज़ नीदर हेयर नॉर देयर। बट कई बार अगर आप ऑप्टिकल शॉप वगैरह पे जाते हैं तो वो कंप्यूटर से जब टेस्ट करते हैं तो यंगर लोग जो होते हैं उनकी अकोमोडेशन की पावर हाई होती है, यानी कि जब दूर और नज़दीक आप देख सकते हैं तो आपका लेंस अकोमोडेट करता है, तो उसमें कई बार मायोपिया ओवर रीड हो जाता है। तो हो सकता है पिछली बार जब आपने चश्मा लिया हो तो वो थोड़ा सा ओवर रीड हुआ हो। 0.25 नंबर इज़ रियली नॉट अ प्रॉब्लम, एंड येस द मायोपिया डज नॉट टेंड टू इंक्रीज वंस यू हैव अटेन्ड अ स्टेबिलिटी विच आई टोल्ड यू इन adults could be 20-21, but constant long term use of computers can cause कि वो मायोपिया बढ़ सकता है। आप जब 40-45 साल के ऊपर होते हैं तो आपके जो आई के लेंस की क्षमता है अकोमोडेट करने की वो कम हो जाती है, तो आपको सेपरेट नंबर चाहिए होता है पढ़ने के लिए, जिसको हम प्रेस बायोपिया कहते हैं, जो कि प्लस का नंबर होता है। बट नॉर्मली माइनस का नंबर स्टेबल रहता है थ्रू आउट लाइफ। द एडिशन ऑफ द प्लस नंबर कैन कम इन। My LASIK is done, and after LASIK done, it's around 20 years back. My eyesight is a little bit number is there now, my 0.50. Can I again go for LASIK? Because earlier it was told once the LASIK is done, again you can't go for LASIK. No, I think there are a lot of young people, so there are a lot of questions about LASIK. LASIK is something which can show some regression. नॉर्मली अगेन प्रोफेशन के ऊपर वो होता है, अगर लॉन्ग टर्म कंप्यूटर यूज़ हो। लेडीज़ के अंदर कई बार प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसमें नंबर रिग्रेस कर सकता है। आप हाई ऑल्टीट्यूड में यूवी लाइट के एक्सपोजर वगैरह पे जाएं तो उससे भी नंबर रिग्रेस कर सकता है। सो देयर कैन बी, यहाँ जब लेसिक हुआ है तो प्राइमरी अंडर करेक्शन या ओवर करेक्शन हो सकती है, यानी कि जो सटीकता का आपका रिजल्ट एक पर्टिकुलर लेवल से था उससे 0.5 डायप्टर्स जैसे है वो वेरिएशन हो सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट अगर आपका नंबर रिग्रेस किया है तो आपकी जैसे अगर वट एवर मे बी योर एज, बट इफ़ यू आर इन द मिड 40s, a slight minus number is going to help you for reading. तो you should actually forget about it because it will help you for reading. अगर आप उसको बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे तो आपको प्लस का नंबर आएगा। तो जो दूसरा सवाल आपने बेसिक पूछा वो ये है कि कॉर्निया का हम अगेन जांच करेंगे और कॉर्निया की रेजिडुअल थिकनेस क्या है, कॉर्निया का कर्वेचर क्या है, उसको हम रीडू कर सकते हैं। सो 3 to 4% ऑफ द पेशेंट्स रिक्वायर अ रीडू ओवर टाइम। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लेसिक के बाद चश्मा भी पहन सकते हैं, लेसिक के बाद आप कॉन्टैक्ट लेंस भी पहन सकते हैं और लेसिक के बाद आप रीडू भी करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड योर पैरामीटर्स आर सूटेबल। तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन गो फॉर इट अगेन, बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट एट योर एज यू कुड पॉसिबली, इफ यू आर टेंडिंग टू हैव डिफिकल्टी विद द फुल करेक्शन फॉर रीडिंग, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। आई एम वरुणा। आई वॉन्टेड टू आस्क कि क्या डायबिटीज़ की वजह से किसी की आई साइट जा सकती है, और डायबिटीज़ रेटिनोपैथी कितनी सीवियर बीमारी है? थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। डायबिटिक रेटिनोपैथी या डायबिटिक आई डिजीज़ इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, इन इंडिया द लीडिंग कॉज इज स्टिल कैटरैक्ट, बट डेवलप्ड मुल्कों के अंदर लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज डायबिटिक आई डिजीज़। जब आपको डायबिटीज़ होती है तो ये लोग अपनी आँख नहीं चेक कराते। जैसे ही आपको पता चले कि आपको डायबिटीज़ है, यू शुड गो एंड गेट अ थॉरो आई एग्जामिनेशन डन। डायबिटीज़ में देर इज़ अ मिसमैच बिटवीन द ब्लड सप्लाई, द ग्लूकोज दैट इज़ अवेलेबल टू द रेटिना एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। देर इज़ अ रिलेटिव हाइपोक्सिया, तो उससे नई नाड़ियाँ बनती हैं आँख में। नई नाड़ियाँ जो बनती हैं वो लीकी होती हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है पर्दे में, और नई नाड़ियाँ ब्लीड भी कर सकती हैं और इसमें रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकती है। तो डायबिटिक आई डिजीज़ इज़ अ बैड थिंग टू हैव, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू हैव। और समय रहते उसका इलाज हो तो हम उसको फर्दर प्रोग्रेशन से रोक सकते हैं। सर्जरी भी कई बार करने की ज़रूरत होती है, ब्लीडिंग विट्रियस हेमरेज हो जाए तो उसको निकालने वगैरह के लिए। बट आपने बिल्कुल सही सवाल मतलब लोगों को बताया कि डायबिटिक से आपकी आँख की नज़र पूरी तरह से जा सकती है अगर आप उसका इलाज समय पर ना कराएं। लेज़र भी यूज़ होता है, इंजेक्शन भी यूज़ होते हैं और सर्जरी भी यूज़ होती है डायबिटिक आई डिजीज़। डॉक्टर भयपाल, मुझे ये पूछना है, आजकल बहुत सारी आई ड्रॉप्स ऐसी आ रही हैं जिनमें स्टेरॉइड्स होते हैं, बेसिकली दे आर स्टेरॉइड्स। बहुत लोग ड्राई आइज़ के लिए ये आई ड्रॉप्स लेते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए ये आई ड्रॉप्स डाली जाती हैं। क्या स्टेरॉइड्स का नुकसान होता है आँखों में अगर इन्हें डाला जाए एज आई ड्रॉप्स?
देखिए, सबसे पहले लाल रंग जो होता है वो डेंजर का साइन होता है। तो कोई भी आप स्टीरॉयड ड्रॉप्स खरीदेंगे वो रेड से, दे आर सपोज टू दी फार्मेसी और दिस हैज़ टू बी हैव अ रेड लेबल ऑन इट एंड देयर इज़ अ रेड लाइन ऑन इट, सो दैट मीन्स डेंजर। सो स्टीरॉयड से काला मोतिया हो सकता है, स्टीरॉयड से सफ़ेद मोतिया हो सकता है, स्टीरॉयड से इन्फेक्शंस हो सकती हैं, इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, स्टीरॉयड से आपकी आंख में ड्राई आई हो सकती है। तो ये स्टीरॉयड जो है वो ऑफ द काउंटर मेडिसिन नहीं है, इट इज़ अ डेंजरस मेडिसिन बट इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन ऑल्सो। जैसे कोविड अभी निकला तो उसमें स्टीरॉयड्स वर लाइफ सेविंग। सिमिलरली फॉर सेवरल थिंग्स, इन्फ्लेमेशन वगैरह जब आंख में हो, पोस्ट सर्जरी हम स्टीरॉयड देते हैं, दैट हैज़ टू बी गिवन अंडर द गाइडेंस ऑफ अ एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस। अदरवाइज प्लीज़ अपने आप स्टीरॉयड्स का सेवन ना करें। कई बार स्टीरॉयड एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन मिलते हैं तो लोग कहते हैं कि जी कंजंक्टिवाइटिस वगैरह, आजकल कुछ कंजंक्टिवाइटिस फैला हुआ है तो दे कीप पुटिंग स्टीरॉयड्स, उससे वायरल इन्फेक्शन टर्न्स ऑन टू अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यू कैन लूज योर आई बाय गेटिंग अ कॉर्नियल अल्सर। So steroids have to be used with caution, though a fantastic drug, but not a drug to be used off the counter. सर, जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक हैं उनको कितने महीने में अपनी आँख टेस्ट करानी चाहिए? जो व्यक्ति ऑलरेडी डायबिटिक है उसको अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी सेट इन हो चुकी है, दैट मीन्स कि अगर ऑलरेडी डायबिटिक रेटिनोपैथी के चेंजेस हैं तो दैट हैज़ टू बी डन बिटवीन 3 to 6 months. But in case you have still not developed diabetic retinopathy, then you should get it checked every 9 to 12 months. And in case at any time आपको suddenly बहुत सारे फ्लोटर्स दिखे आँख के सामने, या वेल सी दिखे, या लाइट आपकी विजन एकदम कम हो जाए, देन यू हैव टू इमीडिएटली गो टू द डॉक्टर। इसमें अक्सर आपकी आंख में दवाई डाल के पुतली को फैला के रेटिना को चेक करना पड़ता है, बिकॉज रेटिना में मेन इन्फेक्शन होती है। इफ़ यू डोंट हैव डायबिटिक रेटिनोपैथी 9 to 12 months, इफ़ यू ऑलरेडी हैव डायबिटिक रेटिनोपैथी every 3 to 6 months। एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी का कंट्रोल करने के लिए जो भी ट्रीटमेंट है वो सेपरेट है, बट ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, एल्कोहल, लिपिड प्रोफाइल, दीज आर 4 थिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के प्रोग्रेशन के लिए। सो यू हैव टू टेक these 4 things into account: lipid profile, smoking, alcohol and BP. These things should be kept in control. सर, काजल लगाने से आँखों में कुछ प्रॉब्लम होती है क्या? बिकॉज मेरे को पानी आता है आँखों में बहुत। काजल लगाने से प्रॉब्लम ये होती है, पहले एक ट्रकोमा हुआ करता था जो कि आज की तारीख में पिछली मन की बात या पिछली से पिछली मन की बात पे प्रधानमंत्री ने बोला दैट हैज़ बीन इरेडिकेटेड। ट्रकोमा वाज अ वेरी सब एक्यूट इन्फेक्शन और वो सेम सिलाई से काजल एक से दूसरी से तीसरी से लगता था तो उससे क्रॉस इन्फेक्शन होती थी और ट्रकोमा फैलता था। काजल लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आँख के अंदर सुंदर लगते हैं वो सेपरेट चीज़ है, बट इट डज नॉट हेल्प यू इन एनी वे एज रिगार्ड्स द आई हेल्थ। रादर क्रॉस कंटेमिनेशन इज समथिंग दैट कैन हैपन विच नॉर्मली यूज टू हैपन अर्लियर। एंड जो फॉरेन बॉडी आपको सेंसेशन, इरिटेशन, एलर्जी भी कुछ लोगों को काजल से होती है। So in the beginning you mentioned about silk procedure. Just wanted to know how it is different from other LASIK procedures and how it can benefit. Okay. So आपको मैंने जैसे बोला कि लेज़र विजन करेक्शन है कि वी आर यूजिंग अ लेज़र टू रीशेप द कॉर्निया। नॉर्मली जो लेज़र या लेसिक होता है, लेसिक का क्या स्टैंड, लेसिक स्टैंड्स फॉर लेज़र इन सीटू केरेटोमिल्यूसिस, मतलब लेज़र इन सीटू मीन्स विद इन समथिंग, केरेटो मीन्स कॉर्निया, मिल्यूसिस मीन रीशेपिंग। दैट मीन्स फ्रॉम विद इन यू आर रीशेपिंग द कॉर्निया। अब अगर आपका ये कॉर्निया है तो उसमें हम पहले फ्लैप बनाते हैं और फिर लेज़र से कुछ टिश्यू को बर्न कर देते हैं और फ्लैप को वापस डाल देते हैं, तो ये फ्लैप नीचे चिपक जाता है। तो इट्स अ फ्लैप प्रोसीजर एंड देयर इज़ अ बर्निंग लेज़र दैट यू यूज़ विच इज़ कॉल्ड एज एन एक्साइमर लेज़र टू रीशेप द कॉर्निया। नाउ ये जो फ्लैप है पहले ब्लेड से बनता था, अब ब्लेड की जगह एक और लेज़र आ गया जिसको हम फेम्टोसेकंड लेज़र कहते हैं। तो ये फेम्टोसेकंड लेज़र इज़ अ कटिंग लेज़र। तो हम आजकल ये फ्लैप फेम्टोसेकंड से बनाते हैं। अब जो सिल्क का प्रोसीजर है, अगर आपने सपोजिंग इतना टिश्यू बर्न करना था, आपका नंबर अगर -6 है तो आप समझिए 70 माइक्रोन के करीब हमको 80 माइक्रोन बर्न करना है। तो जो फेम्टोसेकंड लेज़र है पहले वो एक सतह पे चलेगा, फिर दूसरी सतह पे चलेगा और फिर एक छोटा सा 2 मिलीमीटर का इंसीजन होगा जिससे कि हम ये जो लेंटिक्यूल बना है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। यानी कि आप सोचिए एक लोफ ऑफ ब्रेड है, मैंने ऐसे 2 जगह नाइफ चलाया और ये स्लाइस को मैंने बाहर निकाल लिया।
समझ गए? तो उसमें मैंने टिश्यू कोई बर्न नहीं किया, फ्लैप कोई नहीं बनाया, केवल 2 मिलीमीटर से मैंने वो जो स्लाइस ऑफ कॉर्निया बनाया उसको निकाल देते हैं. सो इट बिकम्स अ ब्लेडलेस एंड अ फ्लैपलेस प्रोसीजर एंड वी आर नॉट बर्निंग टिश्यू बट वी आर स्लाइसिंग द टिश्यू टू मेक आउट अ लेंट. आपने चिट्ठी ली, सपोजिंग आप लिफाफे को पूरा फाड़ सकते हैं या आप उसके एक साइड से चिट्ठी को ऐसे बाहर निकाल सकते हैं. तो इट इज़ द सिमिलर थिंग दैट यू आर टेकिंग आउट अ स्मॉल लेंटिक्यूल बोलते हैं हम इसको, या एक परत कॉर्निया की एक छोटे से 2 मिलीमीटर इंसिजन से हम बाहर निकाल रहे हैं. तो इट इज़ अ फ्लैपलेस प्रोसीजर, ब्लेडलेस प्रोसीजर. नर्व्स कम कटती हैं, ड्राई आई कम होता है. अगर आप कोई बॉक्सिंग करते हैं, कोई स्पोर्ट्स कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलते हैं वगैरह, तो उसमें अगर चोट लगने से फ्लैप नहीं होता तो डिस्प्लेस नहीं होता. तो इट इज़ अ स्टेप सेवर दैन द लेसिक.